Dear students, after understanding two of the methods of solving nonlinear differential equations, that is the exact differential equation method and the separable variables method, now we are going to understand the third and the final one. And this method is known as Bernoulli's equation method. Let us see how it works. This is a certain type of nonlinear differential equations. Why we call it certain type, we will see just in a while. And it is attributed to Jacob Bernoulli, who was a Swiss mathematician, and he lived mostly in the 17th century. Now, if this is the functional form, dy over dt as a function of is equal to the function of h, which is dependent upon y and t, then the specific form of Bernoulli equation will look like this. अब इसके अंदर जो कुछ traits हैं, कुछ खास बातें जिसकी वजह से हमने इसे certain type का, वो हम देखने लगे। इसके जो salient features हैं, पहला तो ये है कि this is a differential equation, चूँकि इसमें dy over dt की term है। दूसरा ये है कि r जो है as a coefficient appear हो रहा है y का, और r basically function of t है, यानी कि ये t की term से मिलके बना हुआ है। उसके बाद y जो है appearing on the left hand side with power 1, इसकी power 1 है और ये left hand side पर है। यहाँ तक आप देख रहे हैं there is nothing significantly new। यहाँ पर जो हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते आए हैं तकरीबन वैसी ही सिचुएशन है। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो वहाँ पर ना सिर्फ ये कि फंक्शन ऑफ टाइम के लिहाज से एक वैल्यू है जिसे हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है, बल्कि साथ y भी री एग्जिस्ट कर रहा है जो पहले ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ इस दफ़ा इसकी पावर m है। सो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन कि जब हमारे पास y की पावर m आ जाए ऑन द राइट हैंड साइड, और y की पावर m से मतलब ये है कि इट विल हैव अ सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू और वो 0 या 1 ना हो, बिकॉज अगर 0 1 होगी तो वो नॉन लीनियर नहीं रहेगी। यहाँ पर हम वही चीज़ें दोबारा से देख रहे हैं, लिखी हुई हैं कि r क्या है और t क्या है, दोनों फंक्शन ऑफ टाइम है, और m की वैल्यू ना तो 0 होनी चाहिए और ना ही 1 होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हम कह सकते हैं कि हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन से डील कर रहे हैं। अब अगर 0 हो m की वैल्यू और अगर 1 हो तो फिर क्या होगा? आप देख लें कि m की वैल्यू जब हमने 0 लगाई बर्नौलीज इक्वेशन में तो ये चीज़ y की पावर 0 विच विल बी इक्वल टू 1, और फाइनली दिस विल मर्ज इनटू t। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आई है उसमें y की पावर 1 है। इसका मतलब ये है कि ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, जो कि बर्नौली इक्वेशन मेथड से करने का हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन मेथड बेसिकली डील करती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। और अगेन अगर हम m की जगह वो वैल्यू लगाएं जो कि हमें परमिट नहीं की गई, दैट इज़ 1, तो फिर भी ऐसा ही रिज़ल्ट होगा, क्योंकि m की जगह आप देख रहे हैं 1 लगाया है, और y की पावर 1 की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चूँकि ये दोनों पावर्स 1 हैं y's की, यहाँ पर 1 है दोनों y's की, दैट इज़ वाई हमने इन्हें मर्ज कर दिया, t y को हमने शिफ्ट किया जिसके से नेगेटिव साइन आया, और जब हमने कॉमन लिया y को तो r माइनस टी आया। अगेन इसमें आप देख लें पावर y की जो है वो 1 है, जिसकी वजह से ये नॉन लीनियर नहीं रही, अब ये लीनियराइज हो चुकी है। इन अदर वर्ड्स ये लीनियर हो चुकी है। इन अदर वर्ड्स वट वी कैन से इज़ के अगर 0 होगी पावर m वैल्यू m की या 1 होगी तो हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी, और फिर बर्नौली इक्वेशन मेथड लगाने का फ़ायदा भी हमें नहीं होगा। तो ये है वो स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप गौर करें तो y की पावर m ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारे पास बर्नौली इक्वेशन बन रही है। सो अगर हम y की पावर m को यहाँ से हटा दें तो हमारे पास जो फॉर्म होगी वो क्वाइट अ बिट सिमिलर टू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, जिसे हल करना आसान होगा। सो एक सहूलत ये हो सकती है, और इसको हटाने के लिए अगर मैं y की पावर m से थ्रू आउट डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास जो सिचुएशन होगी वो ऐसे होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंसिलेशन हुई। यहाँ पर जो स्टेप्स हैं दे आर वेरी सिंपल, मैं आपके लिए वो स्टेप्स खुद करने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। इवन दो द स्टेप्स आर देयर यू कैन चेक दैम। ब्रीफली स्पीकिंग इसमें ये हुआ है कि y की पावर m इन दिस टर्म रेसिप्रोकलाइज हो गई है और y की पावर माइनस m हो गई है, और यहाँ पर y की पावर m y के साथ मिलके y रेज़ टू द पावर 1 माइनस m हो गई। तो आपने देखा कि हमने यहाँ से y की पावर m को रिड्यूस कर दिया।
रिमूव कर दिया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे स्टिल वी हैव दिस इशू बिकॉज इसके अंदर y की पावर 1 माइनस m है, वेयर एज यहाँ पर हम यूजुअली y की पावर 1 देखते थे। तो इसीलिए यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसे हमने रिजॉल्व करना है। सेकेंडली, अगर हम y को रिमूव करेंगे तो dy ओवर dt भी रिमूव होगा, क्योंकि y को हम रिमूव करेंगे z को, यानी कि एक नए थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवा के। सो अगर मैं यहाँ पर z इंट्रोड्यूस करवा दूँ तो यहाँ पर मुझे dz ओवर dt इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, इसीलिए सब्सटीट्यूशन पहली यहाँ पर होगी और दूसरी यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब इन सब्सटीट्यूशंस को हम करेंगे कैसे, अब आप अगले स्टेप में देखने जा रहे हैं। सब्सटीट्यूशन 1 अगर हम इसकी बात करें तो ये है z फॉर दिस, z हमने सब्सटीट्यूट कर दिया y की पावर 1 माइनस m की जगह। ये ऐसे ही है जैसे हमारे पास अगर सिंपल कोई न्यूमेरिकल हो जिसमें y की पावर 4 हो ग्रेटेस्ट पावर, तो हम इसको z की पावर 2 में, और उसी फंक्शन में अगर y की पावर 2 भी हो तो उसे z की पावर 1 के साथ रिप्लेस कर दें, तो ये पावर जो इक्वेशन थी वो पावर 4 से या डिग्री 4 से डिग्री 2 तक आ जाएगी, और जिसे हल करना हमारे लिए बहुत आसान है बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हल कर सकते हैं। और उसके बाद z की वैल्यू जो हमारे पास आएगी उसे हम वापस लगा दें, सब्सटीट्यूट कर देंगे इनटू y, और फाइनल आंसर हमारे पास y की फॉर्म में आ जाएगा। सो इसी तरह की सब्सटीट्यूशन ये है, दो ये न्यूमेरिकल नहीं है, इट्स सिंबॉलिक। तो यहाँ पर ये करने का बेनिफिट ये हुआ कि नॉन लीनियर फॉर्म ऑफ y की जगह लीनियर फॉर्म ऑफ z आ गई। अब इसी पे बेस करते हुए अगर हम सब्सटीट्यूशन 2 को देखें तो z बेसिकली डिपेंड कर रहा है y पे, जो कि हमने अजम्पशन की थी, और z डिपेंड्स अपॉन y, लेकिन y फर्दर डिपेंड करता है t पे, ये भी हम पढ़ के आए हैं। तो आपने देखा फंक्शन ऑफ अ फंक्शन बन गया, या जिसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते थे। सो z डिपेंड करता है y पे और y डिपेंड करता है t पे। जब हम इसे डेरिवेटिव के ज़रिए हल करते हैं तो चेन रूल इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम ऑलरेडी लास्ट कोर्स में पढ़ चुके हैं। इस केस में ये बनेगा dz ओवर dt इज इक्वल टू dz ओवर dy इंटू dy ओवर dt। सो ये चेन रूल बनेगा, इसे आप वीडियो पॉज करके रिकॉल कर सकते हैं चेन रूल की एप्लीकेशन को। सो dz ओवर dt बेसिकली नई इक्वेशन पे बेस करता है, हमने z को इंट्रोड्यूस करवाया एज अ फंक्शन ऑफ t, तो ये है नई इक्वेशन, इसलिए आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है न्यू इक्वेशन, और ये नई इक्वेशन का डेरिवेटिव है। मुकाबला करते हैं इसका इस टर्म के साथ जो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, जो पुरानी या गिवन इक्वेशन है, और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल टर्म है या डेरिवेटिव है गिवन इक्वेशन का जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। वेयर जो दरमियान में है ये हमारी एजम्पशन पे बेस करता है, जहाँ पे हमने z को y की पावर 1 माइनस m के इक्वल एज्यूम किया था, और उसका डेरिवेटिव लेने से हमारे पास dz ओवर dy भी आ जाएगी। तो चूंकि हमने इसको एज्यूम किया था, हम इसी से dz ओवर dy डेवलप कर सकते हैं, लिहाजा हमने इस एजम्पशन को बोरो किया और y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया। जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये स्टेप्स जो हैं अगेन मैं आपके लिए एक रिहर्सल के लिए रख रहा हूँ, स्टेप्स किए भी हुए आपके सामने हैं, वीडियो पॉज करके आप इन स्टेप्स को कर सकते हैं। जब आप इन्हें कर लेंगे तो आपके पास dz ओवर dy आ जाएगा, और ये जो dz ओवर dy है ये अब हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बैक हेयर। सो अब हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो आप देख रहे हैं बॉक्स में मैंने बंद किया हुआ है इसको, यहाँ पर जब सब्सटीट्यूट कर दिया फिर भी बॉक्स में है, वेयर एज dz ओवर dt जो है हमारे पास dz ओवर dt वो वैसे का वैसे हमने यहाँ पे उतार दिया, और dy ओवर dt वो भी हमने वैसे का वैसे उतार दिया, और ये थी वैल्यू जो कि हमने सब्सटीट्यूट कर दी dz ओवर dy की। तो हमारे पास ये जो फॉर्म आ गई है इसमें आप देख सकते हैं कि रीअरेंजमेंट की है थोड़ी सी, जो अगेन आप इजीली कर सकते हैं। और रीअरेंजमेंट को हमने बेसिकली इस स्मॉल बॉक्स में बंद किया है जो कि इक्वल है सब्सटीट्यूशन 2 के बराबर, क्योंकि हमने इसको भी सब्सटीट्यूट करना है, इसको तो हम z के बराबर लिख सकते हैं लेकिन हमें ये टर्म चाहिए थी, और अगर आप इस टर्म को देखें तो ये एग्जैक्टली उसके बराबर है। सो सब्सटीट्यूशन 2 की जगह हम ये लिख सकते हैं और सब्सटीट्यूशन 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं। अगले स्टेप में डेफिनेटली हमें ये सब्सटीट्यूट कर देने चाहिए। तो आपने देखा कि हमने एक दफ़ा दोबारा से लिखा वो जो हमारे पास इक्वेशन थी बर्नौली वाली जो कि y की टर्म्स में थी, और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया। ये आप देख रहे हैं वो वैल्यू सब्सटीट्यूशन 2 की इंट्रोड्यूस की, ये सब्सटीट्यूशन 1 की इंट्रोड्यूस की। फर्दर हम इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं जो कि सिंपल अलजबरा है। हाउएवर मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ
ये हमारे पास करंट फॉर्म है, इसमें चूंकि ये प्लस साइन है इसलिए हम एलसीएम ले रहे हैं, ये हमने एलसीएम कैलकुलेट किया। और सिंबॉलिक टर्म्स का एलसीएम कैसे लेते हैं ये भी आप मल्टीपल टाइम्स इस कोर्स में और प्रीवियस कोर्स में भी कर चुके हैं। और जब ये हमने एलसीएम ले लिया तो हमारे पास ये टर्म है जो कि हमने शिफ्ट कर दी दूसरी साइड पे, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड की नई फॉर्म आ गई जिसे हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, ट्रांसफ़र किया, जिससे इसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो। ये करने का मकसद और फ़ायदा है और वो ये क्योंकि इसमें 1 माइनस एम कॉमन है जो हमने कॉमन ले लिया, उसके अलावा डी टी भी कॉमन है जो कि हमने यहाँ पर कॉमन लिया। बाकी जो टर्म बची वो है आर जी माइनस टी। तो अब ये हमारे पास एक अच्छी फॉर्म में अरेंज हो गई है। अगर आप इस पर गौर करें तो ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में है, इसमें डी जी भी है और इसमें डी टी भी है, और इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म हम ऑलरेडी भी स्टडी करते हैं। और इसमें मकसद भी हमारा पूरा हो गया, वो ये कि y की जगह अब हमने z लिख लिया, और z लीनियर फॉर्म में है, ये नॉन लीनियर फॉर्म में नहीं है, जैसे y की पावर -m या y की पावर m या y की पावर 1 - m, ऐसी कोई टर्म नहीं है, z की पावर 1 है। इसलिए इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के फार्मूले हैं, उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। सो बर्नौली इक्वेशन बेसिकली लीनियराइज करने में मदद देती है एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, और जब हम उसे लीनियराइज कर लेते हैं तो उसे हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। और चूंकि हमने इसमें एक नए थर्ड वेरिएबल को इंक्लूड किया होता है, इसलिए हम वापस आते हैं उस वेरिएबल से अपने ओरिजिनल वेरिएबल जो कि y है इस केस में। दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड एंड अप्लाई दी बर्नौलीज इक्वेशन, जिसका न्यूमेरिकल आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।